से जुड़ा है, ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा। ठीक है, इतनी परिचर्चा आपके लिए क्या है, पर्याप्त। अब आइए, अब कौन कौन से ऊर्जा हमारा अक्षय ऊर्जा है, तो सबसे पहले लिखेंगे सोलर एनर्जी। देखिए सबसे पहले अक्षय ऊर्जा के निम्नलिखित उदाहरण है। अक्षय ऊर्जा के निम्नलिखित उदाहरण है। निम्नलिखित उदाहरण है। सबसे पहला है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, ठीक है, सबसे पहला है सौर ऊर्जा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। सोलर एनर्जी, पहला उदाहरण क्या है, कल से लिख रहे हैं। अक्षय ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण कौन है? अक्षय ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है सौर ऊर्जा। देखेंगे अक्षय ऊर्जा के सभी स्रोतों में, अक्षय ऊर्जा के सभी स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, अक्षय ऊर्जा के सभी स्रोतों में, अक्षय ऊर्जा के सभी स्रोतों में, सभी स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण, सभी स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण, सभी स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक उपलब्धि, 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 और सर्वाधिक उपलब्धि किसको मिला है? सौर ऊर्जा से प्राप्त है। सौर ऊर्जा से प्राप्त है। किससे प्राप्त है? सर्वाधिक उपलब्धि किससे प्राप्त? सर्वाधिक उपलब्धि सौर ऊर्जा से प्राप्त। बहुत अच्छा, अरे ना 100 गीगावाट वर्तमान स्थिति में अचीव कर लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि। इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सबसे ज्यादा ऊर्जा हमको, सबसे अच्छा ऊर्जा भी है सोलर एनर्जी, सबसे अच्छा भी, वो भी लिख दिए, सबसे अच्छा ऊर्जा स्रोत है। सबसे आसानी से भी है, लिख देंगे सबसे अच्छा ऊर्जा स्रोत है, सबसे आसानी से प्राप्त है, सबसे आसानी से प्राप्त है। ठीक है, सबसे अच्छा, सबसे आसानी से, सबसे आसानी से प्राप्त, आसानी से प्राप्त है। सबसे अच्छा है, सबसे आसानी से प्राप्त, सबसे अच्छा है, सबसे आसानी से प्राप्त है। ठीक है, सबसे अच्छा है, सबसे आसानी से प्राप्त है। पॉइंट्स कैसे मिलता है? फोटो वोल्टेइक सेल से प्राप्त हो, सोलर एनर्जी है, किस सेल से मिलता है? फोटो वोल्टेइक सेल से मिलता है। का नाम है फोटो वोल्टेइक सेल। फिजिक्स में भी हम लेते हैं तो बताते हैं, दे रहे हैं यहाँ तो भी जान लो। और ये फोटोवोल्टेइक सेल क्या करता है? ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी, भाई जैसा लड़का कुछ भी बोल देगा, बोल करके ना उत्पादन, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ये किस में कन्वर्ट करेगा? ये सोलर एनर्जी को, सोलर एनर्जी को, सोलर ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। ठीक है,
सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल इंजन में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा, ठीक है कि नहीं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। कौन कौन? जी, पीवी सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देगा। ठीक है, सोलर एनर्जी क्या हुआ? प्रकाश ऊर्जा। वो प्रकाश ऊर्जा को ये हुआ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी ऐसा नहीं कहना कि सर खाली अंग्रेजी में लिखते हैं, इसमें तो लिखते ही हैं, बोलते ही हैं, नहीं तो का कोई ठीक है इसमें? ऐसे होंगे जो महाशूरवीर सब होंगे, ठीक है। सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा किसमें बदल गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल गया। सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट कर गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब ये सोलर एनर्जी जो है प्राप्त होता है किससे? सोलर प्लेट से। तो किसका उपयोग करते हैं? आप लोग देखते होंगे कि सोलर प्लेट ऊपर में लटका हुआ है, ठीक है कि नहीं। और ये सोलर प्लेट किससे बनता है? ये आपका जीके, ये है सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक। अर्धचालक दो होता है अर्धचालक, एक होता है सिलिकॉन, दूसरा होता है जर्मेनियम, ठीक है। एक होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये जो अर्धचालक की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? आज भी पेपर में दिया है, गुजरात। सेमीकंडक्टर नोट में लिख दो कॉपी के ऊपर। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य, देश का पहला राज्य, देश का पहला राज्य गुजरात है। देश का पहला राज्य कौन है? गुजरात। देश का पहला राज्य कौन है? गुजरात, है। देश का पहला राज्य कौन है? गुजरात। क्या देखिए, सेमीकंडक्टर की नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य। करेंट या मिसलेनियस में आपको काम देगा, है, कहीं भी देगा। ठीक का क्वेश्चन है, कहीं देगा। कौन सा प्लेट किससे बना होता है? सिलिकॉन से। किससे बना होता है? किससे बना होता है? और सिलिकॉन एक आयातित टेक्नोलॉजी है, इससे थोड़ा महंगा होता है। नोट में लिख देंगे, सिलिकॉन, सिलिकॉन का आयात किया जाता है, ये थोड़ी महंगी, ये थोड़ी महंगी। क्या लिखिए, इस कड़ी में सभी सोलर सेल सिल्वर तार से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सभी सिल्वर सेल, सभी सिल्वर सेल, सभी सोलर सेल इस तार से जुड़े होते हैं। सोलर सेल कभी देखे हैं? तो कह देते थे, ऐसे लगता है कि जैसे ये क्या है? यही ना सोलर प्लेट है। ये क्या है? ये सिल्वर तार है। ये क्या है? तो सभी प्लेट जो है, प्लेट वैसा आप भी बूंदा बूंदी नहीं कर दीजिएगा, समझाने के लिए कह रहे हैं। ये सभी किससे जुड़ा हुआ है? सिल्वर तार से जुड़ा हुआ है। जैसा क्वेश्चन वैसा जवाब दे दीजिएगा। सोलर प्लेट किस चीज का बना हुआ है? सिलिकॉन का। सोलर सेल में जुड़ा कौन सा तार है? चांदी का। लिख दीजिए, सोलर सेल चांदी के तार से एक दूसरे से जुड़े।
एक दूसरे से जुड़े। पढ़ लीजिए मास्टर साहब आज, फिर तो आप जाइएगा तो 1 सप्ताह के बाद आइएगा तो थोड़ा बढ़िया आप ही को देखे हैं तो एकदम महत्व बता दिया ऐसा कि फिर 1 सप्ताह एकदम निश्चित हो गए सो जाए। ठीक है कि नहीं? हाँ। कहाँ थे, लिख लिए? अब आइए कि भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जो इसके लिए आदर्श है? इसके लिए सोलर प्लेट के राजस्थान है, सबसे इंपॉर्टेंट पे राजस्थान है। लेकिन हाइब्रिड संस्करण जो सोलर और विंड का बन रहा है अडानी समूह के द्वारा, वो कच्छ की खाड़ी में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? कच्छ की खाड़ी में बन रहा है। ठीक है कि नहीं? तो लिख लीजिए नोट, या ऐसे लिख दो, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि भारत में सबसे अधिक सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन राजस्थान राज्य कर रहा है। राजस्थान राज्य कर रहा है। कौन राज्य कर रहा है? कौन राज्य कर रहा है? राजस्थान राज्य कर रहा है सबसे अधिक। अब प्रोडक्शन कौन कर रहा है? ठीक है, राजस्थान राज्य कर रहा है। लेकिन राजस्थान राज्य कर रहा है, लेकिन नहीं, हाल ही में, हाल ही में, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा, कलम से लिख दीजिए, विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड संस्करण, हाइब्रिड संस्करण का मतलब सोलर प्लस विंड, सोलर प्लस विंड, सोलर प्लस विंड, सोलर प्लस विंड। ठीक है, याद रखिए, सोलर प्लस विंड हाइब्रिड हुआ। हाइब्रिड किसको कहते हैं? सोलर प्लस विंड को कहते हैं। सोलर प्लस विंड को क्या कहते हैं? हाइब्रिड संस्करण का सबसे बड़ा हाइब्रिड संस्करण में, हाइब्रिड संस्करण में कहाँ प्लांट बन रहा है? कच्छ की खाड़ी गुजरात, कच्छ की खाड़ी गुजरात। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना करने वाला पहला राज्य गुजरात। सब कुछ वो भी आपकी परीक्षा में पूछेगा, राष्ट्रीय समुद्री विरासत शहर, ठीक है, कहाँ बन रहा है? गुजरात के लोथल में। गुजरात के, गुजरात के, गुजरात के, सब पूछेगा ही, नहीं पूछने का कोई सवाल ही नहीं। ठीक है, और जो चैप्टर पढ़ा दिए उसके बाद कोई परीक्षा हुआ देख लीजिए, एक क्वेश्चन कमीशन तक में, एक क्वेश्चन दाएं से बाएं नहीं, कल बस उतना आप पचा लीजिए, कोई इतना आसान नहीं। जिस दिन पचा लीजिएगा उस दिन अफसर बन जाइएगा। मास्टर टास्टर कौन सी बड़ी, तो ऐसे ही बन जाइएगा। पचा लेना है, 50% ही पच जाएगा तो पास कर दीजिए, पछता कहाँ है? ठीक है कि नहीं? हाँ। मूल में आ जाइए। आप लोग तो बरसाती पढ़ाई पढ़ते हैं, आज कितना बरसाती सवाल है, बरसाती हो गई, ठीक नहीं? टहल के आ जाइए। वो मास्टर साहब तो बरसाती है, मास्टर मास्टर सप्ताह में एक दिन टहल लेते। परमानेंट मेंबर तो यही अनिरुद्ध, क्या नाम है, शाही जी, नहीं नहीं है, मनोज बाबू। ठीक है, यही लोग हैं। मूल बिंदु पे आ जाए, बड़े अच्छे जगह पे थे। तो राष्ट्रीय उत्तर भी आप ही लोग से मिलता भी है हमको। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना कहाँ की है? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना कहाँ की है? तो नहीं लिखे हैं, नहीं जानते हैं, लिख लेंगे कॉपी के ऊपर में, आउट क्वेश्चन, कॉपी के ऊपर में लिख लीजिए, राष्ट्रीय समुद्री, राष्ट्रीय समुद्री
विरासत परिसर, तो अब रंगीला बेचारी आ जाएगी, इतना महीना के बाद तो आई है, ये भी आ जाएगी। अच्छा हाँ, ये भी तो जाना पहचाना लग रहा है, इसी में न पढ़ती थी कितना महीना पे भाई, आओगी क्या? इतना कष्ट क्या करें, नहीं कहाँ थे हम लोग, ये में क्या दिक्कत है? हमारी कक्षा तो सुन के पचा लोगी तो भी बम बम है। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, गुजरात लोथल, याद रखिए। चलिए, बंदरगाह शहर है। अब आइए नीचे आइए, हम लोग अभी सोलर में, तो कहाँ है अभी? सोलर में है। सोलर में हम लोग कहाँ देख रहे हैं? राजस्थान को। और उसी कड़ी में विश्व का सबसे बड़ा प्लांट बन रहा है हाइब्रिड, सोलर प्लस विंड। कौन बना रहा है? अडानी, कच्छ की खाड़ी में। देश के विकास में उसका योगदान कम तो नहीं, लाखों लोगों को रोजगार दिए हुए है, फ्री इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए हुए है कि नहीं? ठीक है कि सरकार उसके पक्ष में कुछ ना कुछ तो सोचेगा ही, जिसने लाखों लोगों को रोजगार दिया है तो सोचेगा ही। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाए। मूल यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको जानकारी में दिया है कि सोलर एनर्जी भी हमारा क्लीन एनर्जी, पेपर में आया भी है। सरकार ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन पे ध्यान दे रही। सरकार 20% से अधिक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर के निर्माण पे बल दे रही है। अभी वर्तमान में 19.5% इथेनॉल मिलाते हैं, 25 पे ले जाना है। 1% हम इथेनॉल पेट्रोल में बढ़ा देते हैं तो करोड़ों अरबों रुपए की फायदा हो जाती है, विदेशी मुद्रा बचत। और हम 19.5 विगत 8 साल 9 साल से ये चल रही है इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल मिलाने। हम लोग उस स्तर पे पहुंच चुके। ठीक है कि नहीं? जितना आगे बढ़ेगा वो टेक्नोलॉजी, उतना आगे बढ़ेगा और उतनी विदेशी मुद्रा की क्या होगी। तो क्या क्या है, 84% हम लोग पेट्रोलियम विश्व के किसी अन्य देश जैसे सबसे ज्यादा रूस से मंगाते, ओपेक कंट्री से मंगाते। पेट्रोलियम सबसे ज्यादा कहाँ से आता है? हमारे यहाँ रूस से। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है। सबसे बड़ा भंडारण किसके पास है? वेनेजुएला के पास। पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट कंट्री का एक समूह है जिसको कार्टेल कहते हैं, उसका नाम है ओपेक। उसका मुख्यालय है वियना। उसमें कुल 12 देश है। उसमें कुल कितने देश है? 12 देश है। फिलहाल अभी हम लोग वहां पे नहीं है, लेकिन जो बातें की हैं वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। ये सबसे ज्यादा भारत तेल आयात करता है रूस। अपनी जरूरतों का हम 35% हम तेल आयात करते हैं। ईरान हमको उधार देने के लिए तैयार बैठा। ठीक है कि नहीं? तो हम अमेरिका से तेल क्यों ले? ये पहली सरकार है जिसने अमेरिका को साफ साफ कहा कि मैं आपसे तेल लेने की स्थिति में नहीं हूँ। तो क्या आप न तो मुझे कम दाम में देते हैं, न आप मुझे चरणबद्ध तरीके से पेमेंट के आधार पे देते हैं, आपको कैश भी चाहिए और पैसा भी ज़्यादा चाहिए, तो हम आपसे क्यों लें? है कि नहीं? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अब हाथ अपने शर्तों पर कोई भी नीति को बनाता है। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए, स्वाभाविक है। तो मैंने आपसे बताया अभी कि क्लीन एनर्जी की बात कर रहा था, और आप लोग की जानकारी में है एक है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, है ना जी? सतत विकास लक्ष्य, क्या नाम है इसका? तन्नू ना, तन्नू कितना है? 17। कब से लागू किया गया? 2015 से। कब तक प्राप्त करना है? 2030 तक। भारत में इसका नोडल एजेंसी कौन है? नीति आयोग है। बहुत बढ़िया। अब ये सतत विकास लक्ष्य में क्लीन एनर्जी कितना नंबर पे? क्लीन एनर्जी नंबर कितना है? नंबर कितना है बताओ? 7 या 6? तुक्का मारती हो? 7 है। क्लीन एनर्जी कितना पे है? कितना पे है? नोट में लिख दीजिए। सतत विकास लक्ष्य में क्लीन एनर्जी 7वें नंबर पे। सतत विकास लक्ष्य में क्लीन एनर्जी, सतत विकास लक्ष्य में क्लीन एनर्जी
सतत विकास लक्ष्य में क्लीन एनर्जी नंबर 7 पे, नंबर 7 पे, कहाँ पे है? 7 पे। और भारत में नोडल एजेंसी नीति आयोग है। एसडीजी की भारत में नोडल एजेंसी, एसडीजी की भारत में नोडल एजेंसी नीति आयोग, नीति आयोग। एसडीजी मतलब सतत विकास लक्ष्य का नोडल एजेंसी नीति आयोग है, ये याद रखिए। क्या तो कुल कितने लक्ष्य है? 17। कब तक प्राप्त करना है? 2030। कब से शुरू किया गया एसडीजी? 2015 से शुरू किया गया, 2030 में लक्ष्य प्राप्त करना है। ठीक है, हुआ 2015 से, अंत हुआ 2030 से, और जारी किया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने। भारत में इसका नोडल एजेंसी है ना, पच गया तो जय जय है। और साथ में हमारा ग्रीन एनर्जी है। ठीक है, तो हम लोग इसको देख रहे थे। अब आइए, विश्व में सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी कौन प्रोडक्शन करता है? विश्व में सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन करता है चीन। लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि विश्व में सबसे अधिक सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन, विश्व में सबसे अधिक, सबसे अधिक सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन, सोलर एनर्जी का उत्पादन, सोलर एनर्जी का उत्पादन कौन करता है? चीन, से और रसिया। तब है भारत का, भारत का स्थान कौन सा है? चौथा। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। पहले याद रखिए भारत, भारत का स्थान सोलर एनर्जी में कौन सा है? और विश्व विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में? चीन है कि नहीं? और जबकि पूरे विश्व में सबसे पहले नवीनीकरण ऊर्जा का स्थापना करने वाला पहला देश हम कौन? भारत। हम कौन? समझ जाए। 1982 में श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में पहली बार रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री का गठन हुआ। लेकिन हम धीरे धीरे पिछड़ते चले गए। हम लोग के यहाँ अदर प्लान भी आता है, महाकुंभ का आयोजन, मंडल आयोग को लागू, राम मंदिर बनाना। हम लोग के यहाँ इस तरह के जो एक सांस्कृतिक और अन्य मुद्दे हैं वो क्या हो जाते हैं? प्रभावी। जिंदाबाद मुर्दाबाद, केजरीवाल को हरा, देश की सबसे बड़ी समस्या केजरीवाल, है कि नहीं? मतलब साफ है कि हम लोग प्रगति वाला, विकास वाली नीति को क्या होता है, भूल जाते हैं। शुरू करते हैं सब कुछ, ऐसा नहीं है, सब कुछ शुरू करते हैं लेकिन बीच रास्ते में हाँ, एक भारतीय दूसरे भारतीय का किसी किसी मुद्दे पर लेकर ऐसा आक्रोशित होता है जैसे वो देश युद्ध लड़ रहा। ये सब भी भारत में ही होता है। मूल बिंदु पे आ जाए। कहने का आशय यह है कि अभी जो हम बात कर रहे हैं उस पर सुनो। सबसे बड़ा देश और चौथे नंबर पे ये है हमारा बिंदु सोलर एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सोलर एनर्जी का चैप्टर क्या हो गया? इतनी बात पच गई, पच जाएगी नौजवान, कहाँ से कहाँ रहिए, नहीं पचेगी तो भी कहाँ से कहाँ रहिएगा। दोनों में कहाँ से कहाँ है, एक में चले जाइएगा कहाँ, एक में चले जाइएगा कहाँ। है, आशा है इसको पचाने का प्रयास कीजिए समय। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। तमिलनाडु प्रथम स्थान,
पवन ऊर्जा के क्षेत्र में तमिलनाडु पहले स्थान। ऊर्जा में टरबाइन का इस्तेमाल किया जाता है। इस ऊर्जा की प्राप्ति में टरबाइन का इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है? टरबाइन का इस्तेमाल किया जाता है। भारत पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत पवन ऊर्जा के क्षेत्र में चौथा सबसे बड़ा देश, चौथा सबसे बड़ा देश, चौथा सबसे बड़ा देश के रूप में, चौथा सबसे बड़े देश के रूप में स्थापित स्थापित हाल के वर्षों में, हाल के वर्षों में गुजरात का लांबा, हाल के वर्षों में गुजरात का लांबा गुजरात का लांबा भी पवन ऊर्जा के क्षेत्र में, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रहा है, महत्वपूर्ण रहा है, महत्वपूर्ण रहा है। हो गया खत्म, पवन ऊर्जा खत्म। टरबाइन लिख लिए ना, टरबाइन काफी। अब आ जाइए नेक्स्ट, पन बिजली, पन बिजली, पन बिजली का मतलब कि जो जल से होता है, जलप्रपात से होता है। लिखेंगे पन बिजली का उत्पादन के आदर्श जगह, पन बिजली के उत्पादन का आदर्श जगह, आदर्श जगह जलप्रपात, जलप्रपात, जलप्रपात या कोस्टल एरिया, या कोस्टल एरिया, या कोस्टल एरिया। तो पवन का देश कौन सा है? हवाओं का देश, बिलों का देश। हवाओं का देश कौन? हवाओं का देश है डेनमार्क। कॉपी के ऊपर में लिख, सुविधा है, काम दे देगा। हवाओं का देश फिनलैंड है, सॉरी डेनमार्क है, नहीं दूसरा चीज हो, डेनमार्क है। और सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा जर्मनी में होता है, सबसे अधिक पवन ऊर्जा जर्मनी में होता है, और में ही लिख देंगे। और सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का केंद्र मुपमंडल तमिलनाडु है, और सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का केंद्र, और सबसे बड़ा, कॉपी के ऊपर में ही लिखेंगे, सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का केंद्र और सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का केंद्र कौन सा है? मुपमंडल तमिलनाडु है। मंडल, मुप, मुप मंडल लिखे ना, मुपमंडल तमिलनाडु, मुपमंडल तमिलनाडु है। और लाइन लिख देते, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान चेन्नई में, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान चेन्नई में। कहाँ है? कहाँ है? चेन्नई में है।
क्या क्या लिखे? पनबिजली में थे ना, लिखेंगे। ध्यान रखें, ध्यान रखें, ध्यान रखें। पनबिजली के क्षेत्र में उत्तराखंड, उत्तराखंड, कर्नाटक, कर्नाटक इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका, इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है? जल ऊर्जा प्राप्त करने में गतिज ऊर्जा का इस्तेमाल किया, लाइन और लिख देंगे नोट में। जल ऊर्जा प्राप्त करने में, जल ऊर्जा प्राप्त करने में, जल ऊर्जा प्राप्त करने में, जल ऊर्जा प्राप्त करने में क्या? गतिज ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, आज के अंत में है बायोमास, बायोमास, बायोमास जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा क्या होता है? फसल के अवशेष या जंतुओं के अवशेष से प्राप्त होने वाला, ठीक है, जैव ऊर्जा की प्राप्ति फसल अवशेष, फसल अवशेष या जंतु के अवशेष से होता है, या जंतु के, या जंतु के अवशेष से होता है। किससे होता है? जंतु के अवशेष से। कौन सा? बायोमास का कहाँ से होता है? जहाँ पशुधन अधिक रहेगा तो वहाँ पे क्या रहेगा? वहाँ पे बायोमास अधिक होगा। इस तरह से पशुधन वाले राज्यों में कौन सा? उत्तर प्रदेश। उल्लेखनीय है कि जहाँ पशुधन अधिक होंगे वहाँ, जहाँ पशुधन अधिक होंगे वहाँ, हाँ, जैव ऊर्जा की प्राप्ति, जैव ऊर्जा की प्राप्ति अधिक होने की, अधिक होने की संभावना रहेगी। क्या रहेगी? संभावना रहेगी। ठीक है? किसकी? किसकी? बस इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आज की अति महत्वपूर्ण कक्षा क्या होती है? समाप्त। उसके बाद हम लोग चलते हैं विटामिन फैक्ट। देखिए एक मिनट में पढ़ा बताए हैं, और देखिए बताए हैं, पहले उसको बचाइए।
है तापीय ऊर्जा, सारण वाले में एक भूतापीय ऊर्जा छूटी। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत विभिन्न घाटी, विभिन्न घाटी जैसे, विभिन्न घाटी है जैसे लद्दाख की पुग घाटी, जैसे लद्दाख की पुग घाटी, लद्दाख की पुग घाटी, लद्दाख की क्या पुग घाटी, और हिमाचल प्रदेश की मणिकर्ण, और हिमाचल प्रदेश की मणिकर्ण, और हिमाचल प्रदेश की मणिकर्ण सबसे महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश की मणिकर्ण सबसे महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश की मणिकर्ण सबसे महत्वपूर्ण है। बस अब लिखेंगे विटामिन फैक्ट। सबसे पहला लिखे विटामिन फैक्ट। विटामिन फैक्ट्स में सबसे पहला लिखेगा भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1969 में लगाया गया। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1969 में लगाया गया। 1969 में लगाए गए। कहाँ? तारापुर में। कहाँ? तारापुर में। तारापुर में, तारापुर में। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र अब कुंडाकुलम, कुंडाकुलम हो गया, कुंडाकुलम हो गया। कौन? जी। नेक्स्ट, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कोक होता है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कोक होता है। इसमें कम सल्फर, इसमें कम सल्फर और कार्बन की मात्रा होती, और कार्बन की मात्रा होती, कम सल्फर रहता है। कोयले के निर्माण का, कोयले के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत पेड़ पौधे और, पेड़ पौधे और जानवर, पेड़ पौधे और, यूं के ये पेड़ पौधे होते। कोयले के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है? पेड़ पौधा होता। वही जो हजारों लाखों साल की प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है तब कोयले का निर्माण होता है। कोयला और पेट्रोलियम अवसादी चट्टान के उदाहरण है। कोयला और पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम
कोयला और पेट्रोलियम इस चट्टान के उदाहरण है, अवसादी चट्टान के उदाहरण है। चर्चित रंगनाथिट्टू, चर्चित रंगनाथिट्टू चर्चित रंगनाथिट्टू वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में, कर्नाटक में। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर है। बिहार का सबसे बड़ा, बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर है। मधुमक्खी, मधुमक्खी नेक्टर से शहद बनाती। नेक्टर होता है हिंदी में कहते हैं अमृत। नेक्टर से, नेक्टर से शहद बनाती। नेक्टर से शहद बनाती। नेक्टर से। पायसन टेस्ट का संबंध प्लेग से। पायसन टेस्ट का संबंध, पायसन टेस्ट का संबंध प्लेग से। पायसन टेस्ट का संबंध प्लेग से। दूध में विटामिन सी, दूध में विटामिन सी और आयरन प्राप्त नहीं होता। दूध में, दूध में विटामिन सी और आयरन की प्राप्ति नहीं होती। जंतु जगत में, जंतु जगत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन, जंतु जगत में, जंतु जगत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन, जंतु जगत में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन कोलेजन है। कोलेजन, ठीक है, भूलेंगे नहीं। प्रकाश की अभिक्रिया रेना में संपन्न होती। प्रकाश की अभिक्रिया रेना में संपन्न होती। कहाँ संपन्न होती है? रेना में संपन्न। हम जो बताए हैं आज सब सॉलिड, ठीक है। बस प्रकाश की अभिक्रिया किसमें संपन्न होती है? रेना में संपन्न होती। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस एनवायरनमेंट की कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूँ। हमारे पास कक्षा के दूसरे भाग में हम लोग पेंट और मिसलेनियस को भी देखने का प्रयास करेंगे। 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ, उसके बाद करेंट और मिसलेनियस जो दिसंबर तक आपका लग, आगे की प्रक्रिया को हम करना चाहेंगे। तब तक के लिए एक ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं, ठीक है। बस मैं यूं गया और मूड बनाने में जो समय लगेगा मुझे, मैं यहाँ तक आ जाऊँगा। आप लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे रहेंगे। यहाँ वाले जा सकते हैं, वहाँ वाले बैठे।
कक्षा की आगाज करने की मैं घोषणा करता हूं। आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए। हम लोग करेंट मिसलेनियस की कक्षा में और करेंट मिसलेनियस की कक्षा में विगत 6 महीने में आर्ट और कल्चर के क्षेत्र में जो उपलब्धि हुई है और आगे आने वाले बीपीएससी की परीक्षा में, किसी भी स्तर की परीक्षा में जो पूछ सकता है, पूछने की संभावना है, उस बिंदु को हम चिन्हित कर रहे हैं। करेंट मिसलेनियस में आपकी जानकारी में होनी चाहिए कि करेंट को हम लोग कई तरीके से आ जाएंगे। बहुत बुरा लगता है कि मेरे आने के बाद मैं कमी हो रहा, एक बार कह दे तो पहुंच जाइए ना। हाँ, तो मैं बता रहा था कि करंट अफेयर्स में कमीशन जो क्वेश्चन पूछता है वो राष्ट्रीय परिदृश्य से पूछता है, नेशनल सिनेरियो तो कहते हैं। नेशनल सिनेरियो में ये भी आता है कि दिल्ली में विधानसभा के स्पीकर कौन बने हैं? विजेंद्र गुप्ता। दिल्ली में प्रोटेम स्पीकर कौन बने? जो सबसे बढ़ियातम होते हैं, अमरिंदर सिंह लवली बने। तो नेशनल सिनेरियो में ये भी आता है। नेशनल सिनेरियो की कड़ी में कोई सम्मेलन हो कहीं, तो वो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कोई दिवस होता है, कल या परसों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, तो वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाए। मतलब कोई ऐसे चर्चित व्यक्तित्व जैसे ज्ञानेश कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त हुए, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। कोई ऐसा पुरस्कार मिल जाए, जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार, सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान पुराण चक्रवर्ती या मिथुन चक्रवर्ती को हमने हाल ही में, तो ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तरह से ठीक राष्ट्रीय परिदृश्य को भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा हम लोग माइक्रो में भी पढ़ते हैं। जैसे संवैधानिक संदर्भ में करंट में क्या आता है, जैसे एक क्वेश्चन तो आउट है, अभी परसों कोई परीक्षा हुई थी बिहार में, उसमें भी पूछा था क्या कि स्वतंत्रता के बाद कौन सा ऐसा राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया अपने विधानमंडल? उत्तराखंड। 25 बार आपकी कॉपी में भी बताए हैं, 38-35 बार तो मैं बोलता ही रहता। दूसरा राज्य भी उस ओर अग्रसर है, उस राज्य का नाम है गुजरात। राज्य का नाम है गुजरात। और जो उत्तराखंड में इस समिति की अध्यक्षता इस पर्सनैलिटी ने किया था, वही वहां भी है, रंजना देसाई, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस की संख्या कितनी होती है? 33 + 1 होती, 34 होती। ध्यान रखिएगा, संवैधानिक प्रश्न में ही है, संवैधानिक तथ्यों में पक्का आएगा। एक देश एक चुनाव कौन सी समिति के द्वारा रिकमेंडेशन किया गया? रामनाथ कोविंद समिति। ये संवैधानिक संदर्भ हो गया। उसी तरह से इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट होता है, जैसे तरुण प्लस योजना पक्का आउट है कमीशन के दृष्टि। पीएम मुद्रा योजना असंगठित क्षेत्र के लोगों को दी जाती है लोन। शिशु किशोर और तरुण, 3 योजना पहले से थी, चौथी जोड़ी गई है तरुण प्लस। पहले लोन की अधिकतम सीमा 10 लाख थी, अब लोन की अधिकतम सीमा 10 लाख से 20 लाख हो, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इसी कड़ी में आपकी किसान क्रेडिट कार्ड 1998-99 से शुरू किया, 2025-26 के बजट में 3 लाख से बढ़ाकर केसीसी में 5 लाख कर दिया, यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। अभी 100 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की बहुत कम है। उस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक योजना की शुरुआत 2025-26 के बजट में की गई। आप लोग को एक दिन बजट भी हम पढ़ाएंगे।
बिहार का बजट कल आ रहा है, कल परसों। तो पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसके बाद आपका बजट आता है, ध्यान रखिए। पीएम धन्य धान्य योजना, धन्य धान्य योजना ये 100 डिस्ट्रिक्ट में लागू की जा रही है, जहाँ पे उत्पादकता सबसे कम है, उन जिलों में इसकी शुरुआत की जाएगी। तो ये इकोनॉमिक्स कॉन्टेक्स्ट। उसी तरह से कला संस्कृति का होता है। आपकी जानकारी में मैं दे दूं कि कला संस्कृति में एक होती है शास्त्रीय भाषा, जो आज की कक्षा का थीम है, आपकी परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में, तथ्यों में। क्लासिकल लैंग्वेज क्या होता है? ऐसी लैंग्वेज जो हजारों वर्षों की है, ठीक है। सब कहिए तो हल्ला नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि क्लासिकल लैंग्वेज क्या होता है? ऐसी भाषा जो हजारों वर्ष पहले जिसका ग्रामर था, लिपि थी, रचनाएं थी, सिस्टमेटिक हिस्ट्री था, उसको हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज कहते। पहले क्लासिकल लैंग्वेज 6 था। तमिल था, संस्कृत था, उड़िया था, तेलुगु था, कन्नड़ था, मलयालम था, ठीक है। करेंट इसमें क्या है? तो हाल ही में 5 नए क्लासिकल लैंग्वेज को इसमें जोड़ दिया। ये आपके लिए क्या हो गया? ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। अब क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। ये +5 कौन से 5 जोड़े गए? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। आने वाले दिनों में मैथिली भी जोड़ा जा सकता। भारत में, बिहार में मैथिली प्रचलित है उनमें, और मैथिली के विकास में एक वंश की बड़ी दरभंगा के कौन सा वंश? बहुत महत्वपूर्ण वंश था। सावगढ़ का सिमरी जो है उसकी राजधानी थी। वंश का नाम था कर्नाट वंश। वंश का क्या नाम था? कर्नाट वंश। और कर्नाट वंश ऐसे ये क्वेश्चन कई बार पूछे। कर्नाट वंश का एक बड़ा प्रसिद्ध शासक था हरि सिंह, याद रखिएगा। इस समय में पंजी व्यवस्था शुरू हुई। पंजी व्यवस्था शुरू हुई, है। मैथिली के प्रमुख हस्ताक्षर में विद्यापति भी हैं, जिनकी एक किताब भी बड़ी चर्चित है। किताब का नाम है भू परिक्रमा। ये सब भी आपको ध्यान में करके रखना चाहिए। कहने का अर्थ है कि अभी क्लासिकल लैंग्वेज में हम लोग हैं, करेंट की कक्षा में है, तो करेंट की बात। उसमें विविधा है। करेंट तो है 11। करेंट क्या है? करेंट है कि शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। ही नहीं पूछने का इस बार सवाल ही पैदा नहीं होता। शास्त्रीय भाषा की संख्या हो गई 11, करेंट। और मिसलेनियस क्या है? शास्त्रीय भाषा क्या होती है, और हाल में 5 जो जोड़ा गया, पूर्व में 6 था, हाल में 5 जोड़े गए। ये 6 कौन कौन से थे? ये हो गया विविधा। ये क्या हो गया? ये हो गया विविधा। आपको दोनों चीज जानना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करें अब। तो लिखेंगे 2024-25 कला संस्कृति के प्रमुख तत्व। टॉपिक हम लोग का है 2024-25 कला संस्कृति के प्रमुख तत्व। है, चलिए। सबसे पहला लिखिए, हाल ही में, हाल ही में मराठी प्राकृत, हाल ही में मराठी प्राकृत, पाली, पाली, सामी, सामी और बंगाली भाषा को, और बंगाली भाषा को शास्त्रीय भाषा की दर्जा दी गई। शास्त्रीय भाषा की दर्जा दी गई।
शास्त्रीय भाषा की दर्जा दी गई। इस पर टिक लगा लो, करेंट है ये। अब लिखिए, पूर्व में 6 शास्त्रीय भाषा थी, वर्तमान में 11 हो गई। पूर्व में 6 शास्त्रीय भाषा थी, पूर्व में 6 शास्त्रीय भाषा थी। जैसे, ऐसे लिख लो, जैसे तमिल, तमिल संस्कृत, तमिल संस्कृत, तेलुगु, तमिल संस्कृत तेलुगु, कन्नड़, कन्नड़, मलयालम, मलयालम, उड़िया इत्यादि। अब कितने हो गए? अभी यदि परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि अब शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी हो गई, ठीक है, कल ही परसों जब हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर आ जाएंगे, अभी उनकी तबीयत खराब है, टेस्ट बंद है, जैसे ही आ जाएंगे तो पहला क्वेश्चन यही जाएगा, पहला दूसरा, कि वर्तमान में शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो मैथिली ही डालेंगे, भोजपुरी ही डालेंगे। पकड़ लीजिएगा, ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन बनाना भी एक कला है, पूरा रट के भी कई बार क्वेश्चन नहीं बनता रहता है, कम पढ़ के भी समझ यदि विकसित रहती है तो भी क्वेश्चन बन जाता है। ऐसा है कि क्वेश्चन बनाते रहिए, मूल में आ जाए। हाँ, तो मूल यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मूल है कि अब वर्तमान में शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी हो गई। अब एक कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कमीशन की तैयारी करते हैं तो जब बीपीएससी देते हैं तो उसके विषय में थोड़ा सा डिटेल जानकारी रहनी चाहिए। शास्त्रीय दर्जा किसको देते हैं, ये शास्त्रीय भाषा की दर्जा हम किसको देते हैं, ये भी पूछ सकता है। इसकी इसकी काल अवधि कम से कम, काल अवधि 1000 वर्ष पुरानी हो, कितनी हो, 1000 वर्ष पुराना हो, व्याकरण अपना हो। ये तो सबसे, व्याकरण उसकी क्या होनी चाहिए, अपनी होनी चाहिए, लिपि अपनी होनी चाहिए, है ना। मिथिला का भी लिपि अपना है ना, तिरहुत अक्षर में लिखा जाता है, मिताक्षर लिपि है, हालांकि उसका समानता बंगाली से है। लेकिन ध्यान रखिए, अभी मैथिली की बात नहीं करेंगे, मैथिली की होने की संभावना होगी, आज नहीं तो कल लिखेंगे। शास्त्रीय भाषा किसको देते हैं, लिखेंगे 1500, 1000 से 1500, 1000 से 1500 वर्ष पुरानी हो, और इसका जिसका अपना ग्रामर हो, और जिसका अपना ग्रामर हो, जिसकी अपनी ग्रामर हो, ठीक है, जिसकी अपनी ग्रामर हो, व्याकरण। तो हम लोग क्या चीज का दर्जा देते हैं, शास्त्रीय भाषा का, ठीक है। नेक्स्ट, शास्त्रीय भाषा से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न यदि अब आएगा तो बनाने की स्थिति में रहिएगा ना, ध्यान रखिएगा। यह हुआ पहला पॉइंट। दूसरा लिखिए, मेरा हौ कंगमा उत्सव, चर्चित मेरा हौ कंगमा उत्सव मणिपुर में, मेरा हौ हौ कंगमा, जैसे हम लोग क्या समा चकेवा होता है ना, मेरा हौ कंगमा उत्सव मणिपुर में, मणिपुर में, और पंडी उत्सव, पंडी उत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। पंडी उत्सव आंध्र प्रदेश में, पंडी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। पंडी उत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है।
नेक्स्ट, अभी आप लोग ने देखा होगा ब्रिक्स सम्मेलन हुआ। ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्रिक्स एक संगठन है, इसमें ब्राजील है, इंडिया है, चीन है और साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स सम्मेलन हाल में हुआ था रूस के कजान में हुआ। ये अभी नहीं बताएंगे, अब बता तो दिए ही, लिखाएंगे नहीं। इस रूस के कजान में जब भारतीय प्रधानमंत्री गए तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से इनकी गहरी मित्रता है। जो भी दक्षिणपंथी रहेंगे उनसे, ये भी दक्षिणपंथी सरकार है, तो थोड़ी वैचारिक समानता रहती। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए क्या ले गए? राष्ट्रपति पुतिन के लिए उन्होंने ले गए सोहराय पेंटिंग। और आदमी एक दूसरे को क्या देता है? गिफ्ट देता है। कि मैं पीएम म्यूजियम गया था दिल्ली, ठीक है, तो विभिन्न देश ने विभिन्न प्रधानमंत्री को जो जो गिफ्ट में दिया था वो सब पर अच्छे ढंग से रखा हुआ। कप प्लेट दिया, कोई तो कलम दिया, कुछ दिया। ये भी गए, ये भी ले जाते हैं। तो ये जो ले गए तो क्या ले गए? सोहराय पेंटिंग। चर्चा में आ गया ये सोहराय पेंटिंग किस राज्य का कला है? सोहराय, हाल ही में चर्चित सोहराय पेंटिंग किस राज्य की कला है? झारखंड की। क्या मधुबनी पेंटिंग है? सुजनी, सुजनी भी आर्ट है। किसका? वस्त्र का। बीपीएससी पूछेगी और 6वीं में सुजनी क्या है, तो वस्त्र की एक कला है। और सुजनी के ही निर्मला देवी को इस बार पद्मश्री दिए, ठीक है कि नहीं? मिथिला पेंटिंग में है ना, राम दुलारी, सीता देवी, नहीं, राम प्यारी देवी, कितनी देवी हैं, सब वही। एक देवी उसमें से निकल के आई हैं, सुजनी में, ठीक है। सुजनी का निर्मला देवी इस बार भूलना नहीं है आपको, इंपॉर्टेंट। क्या है? वस्त्र कला है, वस्त्र कला शैली। और इसकी किसको मिला है? निर्मला देवी को, निर्मला देवी को पद्मश्री दिए। क्या दिए हैं? पद्मश्री दिए, ठीक है। कवरेज हो रहा है, पेपर भी कवरेज कर रहा है, तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ऐसे भी बिहार में, बिहार की है तो स्वाभाविक है कि आपको याद करके रखना होगा। वही जैसे आज पेपर पढ़े होंगे, है पेपर। सेवक टपरा एक खेल है, वर्ल्ड कप होगा जिसका पटना में होगा, पाटलिपुत्र में, ठीक है कि नहीं? का लोगो वगैरह जारी किया गया। और उसी कड़ी में 38वां राष्ट्रीय खेल जो उत्तराखंड में हुए थे, उसके 12 पदक विजेताओं को 1 गोल्ड जीता है, 6 ब्रॉन्ज जीता है और 5 कांस्य जीता। तो 12 जो खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित भी किया। ये भी आपके लिए परीक्षा में बन गया। तो 38वीं राष्ट्रीय खेल में बिहार ने कितने पदक जीते? तो 12। उसमें गोल्ड कितना है? 1। क्या मनोज जी, जगह में है ना, आंख खोले हुए हैं, सामने देख रहे हैं, तो हम थोड़ा सा सशंकित हो जाते हैं। चलिए ठीक है, बड़ा गंभीरता से सामने देख रहे थे मुझे देखने की जगह, जबकि मैं इतनी गंभीर बातें कर रहा हूँ कि, तो वही मैंने कहा कि 38वीं राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ? उत्तराखंड। ये भी जीके है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 38वीं राष्ट्रीय खेल कहाँ संपन्न हुआ? उत्तराखंड में। और ये भी आपसे जीके में पूछा जा सकता है कि बिहार को कितना पदक मिला? तो 12 मिला, 1, 6 और 5। 1 गोल्ड, 6 रजत, अब 5 कांस्य। वो अलग है, वो खेल खिलाड़ी में लिखा है। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? कला संस्कृति। अभी जो भी बात करेंगे, जो पिछले 6 महीने में कला संस्कृति के कौन से ऐसे फैक्ट और कॉन्सेप्ट है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उसी कड़ी में हम स्वराय पेंटिंग देख रहे हैं। ये स्वराय पेंटिंग कहाँ है? झारखंड में। लिखिए, हाल ही में रूस के कजान शहर में, हाल ही में रूस के कजान शहर में, रूस के कजान शहर में, रूस के कजान शहर में, रूस के कजान शहर में
ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान, ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान, ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान विश्व ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान, ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति को, रूस के राष्ट्रपति को, रूस के राष्ट्रपति को रूस के राष्ट्रपति को कोहराय पेंटिंग झारखंड का दिया। कोहराय पेंटिंग कोहराय पेंटिंग किसको दिया? कोहराय पेंटिंग किसको दिया? हाँ, रूस के राष्ट्रपति को दिया। कहाँ का है सोहराय पेंटिंग? कहाँ का है? झारखंड का है। सुजनी कला लिख लो नोट में। सुजनी कला बिहार की है, वस्त्र की कला शैली है। सुजनी कला, हालांकि बीपीएससी पूछे हुए तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी लिख लीजिए। सुजनी कला वस्त्र कला शैली है, बिहार का है। हाल ही में निर्मला देवी सुजनी कला से संबंधित, हाल ही में सुजनी कला से संबंधित, सुजनी कला से संबंधित निर्मला देवी को पद्मश्री दिया गया। कौन श्री दिया गया? पद्मश्री दिया गया। ठीक है, पद्मश्री दिया गया। पद्मश्री और नागरिक सम्मान की परंपरा भारत में कब से शुरू हुई? नागरिक सम्मान देने की परंपरा भारत में कब से शुरू हुई? 1954 से। नोट में लिख दीजिए, नागरिक सम्मान देने की परंपरा भारत में 1954 से शुरू की। नागरिक सम्मान देने की परंपरा भारत में 1954 से शुरू की गई। कहां से शुरू, कब से शुरू की गई? 3 तथ्य जो आप बता रहा हूं एकदम हिट में, सबसे इंपॉर्टेंट में से एक यूनेस्को विश्व विरासत सूची जारी करता। क्या जारी करता है? विश्व विरासत सूची जारी करता। ये कोई पुरानी चीज जिसका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व हो जाए, उसको विश्व विरासत सूची में डाल दिया जाए। ठीक है कि नहीं? और इस बार का विश्व विरासत सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट है कि 2024 का विश्व विरासत सम्मेलन कहाँ हुआ था? विश्व विरासत सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ था? नई दिल्ली में संपन्न हुए। तो ये यूनेस्को कौन सी सूची जारी करता? ठीक है, अब इस विश्व विरासत सूची में भारत के कितने स्थल को सम्मिलित किया हुआ है? 43। भारत के 43 स्थल अभी तक के अनुसार इसमें शामिल है। 2024 में 43वां कौन सा स्थल था जिसको शामिल किया गया? मोईदम, जो आसाम के अहोम वंश का कब्रगाह है। जो आसाम के अहोम वंश का कब्रगाह है। आसाम को पहले अहोम ही कहते थे, आसाम को पहले प्राग ज्योतिषपुर कहते थे। वो भी ध्यान रखिएगा, जैसे उड़ीसा को उत्कल कहते थे, कलिंग कहते थे। ठीक है कि नहीं? उसी तरह से आसाम को अहोम और प्राग ज्योतिषपुर के रूप में प्राचीन काल में जाने जाते। तो 43वां जो सूची है, जो नवीनतम है अभी तक के अनुसार, फिर अगस्त में चेंज हो जाएगा, ये 40 हो जाए, 45 हो जाए, हो सकता है एक बार में 3 दे दे।
ठीक है कि नहीं, हो सकता है नहीं भी हो। तो ये है मोइदम। क्या है? मोइदम। कहाँ का है ये? आसाम। अब इसका नाम हो गया असोम। और ये मोइदम क्या है? असम के, असोम के टेक्निकल नाम है, असोम के अहोम वंश का, अहोम वंश का कब्रगाह है। जाके गूगल पे देख लीजिए कैसा है कब्रगाह, कितना सांस्कृतिक विविधताओं से युक्त है, सांस्कृतिक अलंकरण उसमें आपको दिखाई देगा। ये लिख लीजिए, ऐसे लिखो पा। यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में, विश्व विरासत सूची में भारत के 43वां स्थल, भारत का 43वां स्थल, भारत का 43वां स्थल तराई देव का मोइदम है। तराई देव का अहोम वंश का, ऐसे लिखो, 43वां स्थल अहोम वंश का, अहोम वंश का, अहोम वंश का तराई देव का, तराई देव का, तराई देव का, तराई देव का मोइदम, मोइदम कब्रगाह, मोइदम कब्रगाह, मोइदम कब्रगाह। ठीक है, याद रखिए। ये कौन सा है? 43वां। कौन सा है? कौन जारी करता है? और याद रखिएगा, आसाम में अब कितने विश्व धरोहर सूची में आ गए? 3। पहले था काजीरंगा, इसका बाद हुआ मानस, और तीसरा हो गया मोइदम। तो काजीरंगा एक सिंगी गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, मानस इसलिए प्रसिद्ध है, हाथी और बाघ के लिए प्रसिद्ध। ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि आसाम में अब कितने विश्व धरोहर सूची में हो गए? 3। जैसे बिहार का 2 है ना, बिहार का 2 कौन सा है? कल बताए थे ना, पहला पहला है महाबोधि मंदिर 2002 गया में, ठीक है। और दूसरा है, और गया के पास ही एक ब्रह्म योनि पहाड़ी है, बड़ा इंपॉर्टेंट पहाड़ी है, ब्रह्म योनि पहाड़ी। और 6वीं बीपीएससी में पहाड़ी पूछा है, लेकिन हाल में चर्चा में रहा कि यहाँ कई तरह के मेडिसिनल प्लांट मिले, इसीलिए ये चर्चा में आया। लेकिन बीपीएससी में जो पूछा था सिविल सेवा में कि ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहाँ है, गया में है। ब्रह्मयोनी पहाड़ी, महाबोधि मंदिर भी गया में है, 2002 में सम्मिलित किए। 2016 में नालंदा महाविहार को सम्मिलित किए, जहाँ महायानी शाखा की पढ़ाई होती थी। गुप्त शासक कुमार गुप्त ने उसकी स्थापना की थी। तुर्क सेनापति कौन? बख्तियार बिन खिलजी ने उसको ध्वंस किया। इन कारणों से हम नालंदा महाविहार को याद रखने का प्रयास करते हैं। हाल में उसको आधुनिक रूप दिए हैं, 0 कार्बन बेस्ड मूल में आ जाइए। फिलहाल तो अभी हम लोग हैं यहाँ, तो नोट में लिख दो, आसाम में, आसाम में पूर्व में, आसाम में पूर्व में 2 स्थल को विश्व धरोहर सूची में रखा गया। जैसे रखा गया था, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। ब्रैकेट में लिख दो, एक सिंगी गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, एक सिंगी गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, एक सिंगी गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। कौन? कौन? काजीरंगा एक सिंगी गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? काजीरंगा प्रसिद्ध है। बहुत अच्छा। एक सिंगी गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। मानस, दूसरा कौन है? मानस,
मानस। मानस किस लिए प्रसिद्ध है? टाइगर और एलिफेंट। मानस भी आसाम में ही, मानस भी आसाम में ही। इसी दिन विश्व धरोहर सूची बढ़ा देंगे। फिलहाल इतना याद रखिए। नोट में एक लाइन और लिख दीजिए, 2024 में विश्व विरासत सम्मेलन, 2024 में विश्व विरासत सम्मेलन, 2024 में विश्व विरासत सम्मेलन, 2024 में विश्व विरासत सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुए थे। नई दिल्ली में संपन्न हुए थे। नई दिल्ली में संपन्न हुए थे। समझ जाइए, ठीक है। नई दिल्ली में संपन्न हुए थे, ठीक है। ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, कमीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा आपकी कला संस्कृति में विगत 6 माह के सबसे इंपॉर्टेंट तथ्यों में से है कि कोझिकोड को विश्व का मतलब भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित। और अभी पीसीएस की परीक्षा में छत्तीसगढ़ में भी ये क्वेश्चन पूछा था कि साहित्यिक शहर के रूप में हाल में किसे घोषित किया गया है, तो कोझिकोड को लिखिएगा, भूलेंगे नहीं, अति महत्वपूर्ण है कि भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर, भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर, टिक लगा देना, यूनेस्को साहित्य का शहर, यूनेस्को साहित्य का शहर, यूनेस्को साहित्य का शहर किसको? कोझिकोड को। कोझिकोड कहाँ है? केरल में। कोझिकोड को घोषित किया गया यूनेस्को का पहला साहित्य शहर। ठीक है, ठीक है? फिर आ जाइए। इसके बाद हाल में श्रीनगर को, हाल में श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर के रूप में घोषित किया गया। विश्व शिल्प शहर के रूप में घोषित किया गया। हाल ही में श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर के रूप में घोषित किया गया। विश्व शिल्प शहर के रूप में घोषित किया गया। विश्व शिल्प शहर के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। वहां पे लिख देना, उल्लेखनीय है कि यह चौथा विश्व शिल्प शहर है। इसके पहले भारत के ये चौथा शिल्प शहर है। उसके पहले भारत के उसके पहले भारत के 3 शहर को, उसके पहले भारत के 3 शहरों को, भारत के 3 शहरों को, भारत के 3 शहरों को विश्व शिल्प शहर के रूप में, विश्व शिल्प शहर के रूप में घोषित किया जा चुका। विश्व शिल्प शहर के रूप में घोषित किया जा चुका है, ठीक है। इसे घोषित किया जा चुका है, विश्व शिल्प शहर के रूप में घोषित किया जा, जैसे लिखोगे, जैसे मामल्लपुरम तमिलनाडु, मामल्लपुरम तमिलनाडु, मामल्लपुरम तमिलनाडु,
मामल्लपुरम तमिलनाडु। मामल्लपुरम तमिलनाडु। दूसरा, जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान। और चौथा, तीसरा, मैसूर कर्नाटक। मैसूर कर्नाटक को पहले ही, मैसूर कर्नाटक को पहले ही, मैसूर कर्नाटक को पहले ही विश्व शिल्प शहर के रूप में घोषित किया जा चुका है। ठीक है। प्रोजेक्ट पड़ी, प्रोजेक्ट पड़ी, प्रोजेक्ट पड़ी का संबंध संस्कृति मंत्रालय से। प्रोजेक्ट पड़ी का संबंध संस्कृति मंत्रालय से। प्रोजेक्ट पड़ी का संबंध किससे है? संस्कृति मंत्रालय से। प्रोजेक्ट पड़ी का संबंध किससे है? संस्कृति मंत्रालय से। एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार मेदाराम तेलंगाना में संपन्न। एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार मेदाराम, 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 मेदाराम कहाँ? तेलंगाना में संपन्न है। और आज के अंत में है, और आज के अंत में है विश्व का 8वां आश्चर्य अंगोर वाट का मंदिर। हाँ, किस देश में? कौन बताया? कंबोडिया। कौन बनाया था? किस देवता को समर्पित है? कल भी बताया था। को समर्पित है। और कौन बनाया था? सूरज बर्मन दूती। सूरज बर्मन, लिख दीजिए वहां। विश्व का 8वां आश्चर्य कंबोडिया का अंगोर वाट है। कंबोडिया का अंगोर वाट है। इसे, कंबोडिया का अंगोर वाट है, इसे सूरज बर्मन द्वितीय ने बनाया। सूरज बर्मन द्वितीय ने बनाया। सूरज बर्मन द्वितीय ने बनाया। विष्णु को समर्पित है, विष्णु को समर्पित है और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर। विष्णु को समर्पित है और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर। और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर। ठीक है, एकदम इसको कंठाग्र कर जाइए। नॉलेज जितना स्टोर करके रखिएगा भविष्य उतना बेहतर होगा। ऐसे भी नॉलेज ही भविष्य है। हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है, लेकिन एक व्यक्ति के लिए भविष्य क्या है? नॉलेज, ज्ञान। जितना फैक्ट और कंसेप्ट को ग्रहण कीजिए, इतनी चीजों को जानने और समझने की कोशिश कीजिए, उतना पावरफुल। ठीक है कि नहीं? इन्हीं शब्दों के साथ हमारे विगत 6 माह की कला संस्कृति के महत्वपूर्ण बिंदु समाप्त होते हैं। और लास्ट में जब कोई फैक्ट, जब कोई टॉपिक खत्म हो जाता है तो क्या पढ़ते हैं? तो पढ़ते हैं विटामिन फैक्ट। विटामिन फैक्ट, विटामिन फैक्ट। पहला विटामिन फैक्ट लिखेगा, चर्चित भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी हड़प्पा की सभ्यता राखी गढ़ी। हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता राखी गढ़ी तो हरियाणा में। राखी गढ़ी है जो हरियाणा में।
कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। हाल ही में कलारी पट्टू, कलारी पट्टू केरल, कलारी पट्टू केरल मार्शल आर्ट के रूप में, मार्शल आर्ट के रूप में जाना जाता है। कलारी पट्टू मार्शल आर्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किस रूप में जाना जाता है? एक राज्य है मणिपुर, मणिपुर का भी मार्शल आर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है अंगटा। क्या नाम है? अंगटा, याद रखना। कलारी पट्टू कहाँ का है? कलारी पट्टू केरल का है। कलारी पट्टू के विषय में कहा जाता है कि जितने मार्शल आर्ट है उसका जनक है। जितने मार्शल आर्ट होते हैं उसका जनक कौन है? कौन है? कलारी पट्टू। अंगटा किस राज्य में है? अंगटा। और पंजाब का कौन सा मार्शल आर्ट है जो समय समय पे प्रदर्शन होता है? गटका। और लिख देंगे गटका, पंजाब का मार्शल, गटका पंजाब का मार्शल आर्ट, गटका पंजाब का मार्शल। ये लिख लिए हैं, ब्रह्मयोनी पहाड़ी गया में है, लिख लो। भी मैं कहीं कुछ लिख दूं तो जरूर कोना में लिख लीजिए, काम ही देगा। तो ब्रह्मयोनी पहाड़ी गया में, ब्रह्मयोनी पहाड़ी गया में। ठीक है, और आज के अंत में लिख देंगे भारत का रामचरितमानस पंचतंत्र, भारत का रामचरितमानस, रामचरितमानस पंचतंत्र। पंचतंत्र कौन लिखा था? विष्णु शर्मा। नारायण पंडित ने क्या लिखा था? हितोपदेश। ठीक है, याद रखिए इन सब किताबों को। पंचतंत्र हाल में भारत के रामचरितमानस पंचतंत्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में सम्मिलित किया, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में सम्मिलित किया, सम्मिलित किया, सम्मिलित किया मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आज वाला लिख दो। 35वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में संपन्न, 35वां राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल किसवां राष्ट्रीय खेल, किसवां राष्ट्रीय खेल कहाँ संपन्न? उत्तराखंड में संपन्न। बिहार ने कुल 12 पदक जीते, बिहार ने कुल 12 पदक जीते। बिहार ने कुल 12 पदक जीते। बिहार ने कुल 12 पदक जीते, बिहार ने कुल 12 पदक जीते, याद रखिए। इनमें इनमें एक गोल्ड, इनमें एक गोल्ड, 6 रजत, 6 रजत और 5 कांस्य पदक जीते, कांस्य पदक जीता। किसने? किसने? किसने?
बिहार में। और लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा फार्मूला पहली बार 1968 में लागू किया गया था। का विरोध अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन कर रहे हैं। भाषा फार्मूला पहली बार 1968 में लागू किया था। लिख देना, नौसेना का आईएनएस गुलदार को, नौसेना के आईएनएस गुलदार को, आईएनएस गुलदार को भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाए। क्या लिखे? बस, ठीक है। ये एकदम लेटेस्ट था, इसकी जानकारी आपको दी गई और आपसे अपेक्षा रखी जाती है कि आप इसे समय रहते आईएनएस गुलदार को पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाए। ठीक है, अंडर वाटर म्यूजियम नहीं समझते हैं? पानी के, इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कौन सा है बाबू? कलकत्ता। कहाँ है? इन सब की जानकारी पूर्व में दी जाती रही है, आगे भी दी जाती रहेगी। इन शब्दों के साथ आज के इस छोटी लेकिन महत्वपूर्ण कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूँ। एक रेस्ट 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद भूगोल की कक्षा आपकी शुरू होगी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण कक्षा है। तन्नू बढ़िया से उसको बना करके भेज दीजिएगा, ठीक है कि नहीं? आपका पीडीएफ बहुत अच्छा होता है। आ जाइए, वेलकम है, स्वागत है, चंदन बंदन अभिनंदन है। आ जाइए। और कोई है? अकेले आए हैं? आइए। और कोई नहीं है? सब है, खुश रहिए, बड़ा अधिकारी बनी बैठी, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ टेक रेस्ट। थैंक यू वेरी मच। आ जाओ ना, आ जाइए, आ जाइए। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। तक्ष प्रांगण में आप लोगों का स्वागत है। आ जाइए, आ जाइए। यही तो कल महाशिवरात्रि मना रही थी। आज तुमसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे, खुश रहो, बहुत बड़ा है। सबों का स्वागत, खुश रहिए।